हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। और आज हम डीके गोयल का इलस्ट्रेशन थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा होगा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड है ये। ठीक है, ये जो हमने अभी पीछे सेकेंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख के डाल दूँगा। तो ठीक है, इसको समझते हैं और करते हैं वन बाय वन। इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, बियर करने वाली और बॉन्ड करने वाली और पे करने वाली, कि कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले इसमें एंट्री गिवन है, फर्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800, एक्सपेंसेस इज गिवन 800। ठीक है, तो रिलेशन का खर्चा गिवन है 800 है, लेकिन इट्स नॉट मेंशन हियर हु इज पेइंग। ठीक है, इट इज़ नथिंग मेंशन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर दिट्स। सपोज जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है उसको बोलते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस। 800 रुपये रिलेशन एक्सपेंसेस जो है, इसको रिलेशन एक्सपेंसेस बोलना है। ठीक है, लेकिन जब एंट्री करेंगे तो खाली रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। ठीक है, तो रिलेशन एक्सपेंस जो पे करना लायबिलिटी है वो किसकी है? देखिए बेटा, फर्म की लायबिलिटी है। ठीक है, अगर फर्म की लायबिलिटी तो इसको पे कौन करेगा? फर्म ही पे करेगा। ठीक है, तो पे करने की लायबिलिटी भी किसकी है? फर्म की, और पे लायबिलिटी भी किसकी है? फर्म की। मतलब कि लायबिलिटी और पे का जो कैपेसिटी है वो दोनों किसके पास है? फर्म के पास है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट दैट हु इज पेइंग द लायबिलिटी एंड हु इज द बेयरर ऑफ द लायबिलिटी, सो यू हैव टू कंसिडर दिस फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? फर्म रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। तो फर्म रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे इसकी? हम इसकी करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। देखिए कैश या बैंक का कहीं नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको पता है कोई पेमेंट करेंगे आप लोग तो बैंक के थ्रू करेंगे या फिर कैश के थ्रू करेंगे। तो 800 रुपीज़ अमाउंट दिया हुआ है, तो 800 रुपीज़ आप अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 800। ठीक है, बैंक अकाउंट इसके साथ भी लिख दीजिए। तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं था कि लायबिलिटी कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी या फिर पार्टनर पे करेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री में के अंदर कह रहा है बच्चों ये कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय प्रभु ए पार्टनर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर लायबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं है, पे के बारे में तो मेंशन है लेकिन लायबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं है। मतलब कि जो रिलेशन एक्सपेंसेस था फर्स्ट वाले केस का, इसमें से देखिए पे करना और जो इसकी लायबिलिटी है फर्म की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं था कि कौन पे कर रहा है। यहाँ पे मेंशन था क्या? यहाँ पे मेंशन नहीं था, यहाँ पे भी मेंशन नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया था कि लायबिलिटी किसकी होगी? फर्म की होगी। ठीक है, लायबिलिटी तो कंफर्म हो गई, लेकिन यहाँ पे जो पे करने वाला पार्ट है, अब यहाँ पे क्या है? मेंशनड है। क्या है बेटा? मेंशनड है, और मेंशनड क्या है कि पेड बाय पार्टनर। ठीक है, जो अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रिलेशन का जो खर्चा है पार्टनर बियर कर रहा है, तो पार्टनर अभी आज दे देगा पैसे और बाद में कभी रिकवर कर लेगा फर्म से जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अगर पार्टनर का नाम गिवन है, प्रभु लिखा हुआ है, तो प्रभु नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रभुस कैपिटल अकाउंट। अगर मेंशन नहीं होता तो नहीं लिखते। और अमाउंट कितना बोला है बेटा इन्होंने? इसने बोला है प्रभु का जो अमाउंट है वो भी 800 ही है। ठीक है, तो अमाउंट सेम आ जाएगा। मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी लाइन किसकी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली एंट्री हो गई आपकी ये, और ये सेकेंड वाली हो गई। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। मैं थर्ड वाला पढ़ने जा रहा हूँ, देखते हैं इसको। तो थर्ड वाले में देखिए कह रहा है गीता ए पार्टनर, गीता एक पार्टनर है, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर दिस रिजोल्यूशन वर्क। मतलब कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? पार्टनर को दे दिया, गीता को। ठीक है, फॉर विच शी वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन फॉर 10,000। अगर देखो रेम्यूनरेशन को पे करे तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिलेशन खर्चा फर्म का है वो 10,000 का है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो रिलेशन का खर्चा तो है ही 10,000 का। इसके बाद कह रहा है गीता अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब गीता अग्री हो गई है डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर करने का, मतलब कि उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, वो 10,000 के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगी। उस 10,000 के अंदर अगर ज़्यादा खर्चा आ गया तो भी
कम आएगा तो भी हमें उसको 10,000 मिनिमम देना ही देना है, लेकिन ज़्यादा आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल है, कम आएगा तो उसका बेनिफिट है। आगे देखते हैं क्या हुआ। कह रहे गीता अग्रीड टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 9,500 वर पेड बाय गीता। तो देखिए इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है मेरा अजय, ठीक है, और एक कामेश है, ठीक है। तो अजय क्या है, उसको अपना घर बनवाना है, हाउस कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसने इसका कॉन्ट्रैक्ट कामेश को दे दिया जो कि कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और अजय ने कामेश को बोला कि आपको मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मेरा घर कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कामेश की गारंटी क्या है कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो 5 लाख लगेगा इतना ही लूँगा, ठीक है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जिसकी कॉस्ट थी, जो हाउस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी वो कितनी हमने अज्यूम की थी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 5 लाख ये माना था हमने। लेकिन जब कंप्लीट हुआ, एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग हाउस, तो क्या हुआ, कितना खर्चा आ गया, इसका खर्चा आ गया 7 लाख रुपए। तो अब आप बताइए अजय इसको कामेश को 5 लाख देगा या फिर 7 लाख देगा? सोचिए, आप ही सोचिए कि भाई 5 लाख में बात हुई थी और 7 लाख का खर्चा आ गया, तो 7 लाख देगा या 5 लाख देगा? सिंपल सी बात है भाई, अजय दया दिखाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बार दे दिया तो दे दिया। कामेश को पहले सोच लेना चाहिए था कि 7 लाख में काम पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन उसने क्या किया, 5 लाख में डन कर दिया। तो 5 लाख उसको, कामेश को 5 लाख ही मिलेंगे, 7 लाख नहीं मिलेंगे। अगर मान लो बाई चांस ये खर्चा अगर 3 लाख आता तो उसको क्या 5 लाख देते कि 3 लाख देते? तो देखिए उस केस में भी जो कामेश है 5 लाख ही लेगा, क्योंकि उसने डेफिनेटली जब अपना एस्टिमेट बनाया होगा तो उसने अपना प्रॉफिट जोड़ के बनाया होगा, है ना। एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। तो उसने अपना एस्टिमेट जब बनाया होगा तो डेफिनेटली जोड़ के बनाया होगा कि मेरे को अगर 3 लाख का खर्चा आएगा तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो उसका एस्टिमेट था। इस केस में अगर इतने भी कंप्लीट हो जाता तो कामेश का बेनिफिट हो जाता है, लेकिन 7 लाख पे हो तो उसको 2 लाख का नुकसान हो गया। तो इस केस में भी उसको कितना बेनिफिट, कितने का अमाउंट जो पास होगा उसका, जो अजय उसको देने वाला है, वो सिर्फ कितना देने वाला है, 5 लाख। तो ये अमाउंट ही क्या है, फाइनल अमाउंट है। इट्स कॉल्ड फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो अभी जो मैंने नरेशन पढ़ी, जो ट्रांजेक्शन पढ़ी, उसके बारे में दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा गीता पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिजोल्यूशन वर्क। उसको 10,000 मिलेंगे डिजोल्यूशन वर्क पूरा करने के लिए, ठीक है। फॉर विच शी वॉज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ ₹10,000, मतलब कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कितने का दे दिया, 10,000 का। गीता अग्रीड टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹9,500 वर पेड बाई गीता। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, गीता ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 में, लेकिन पूरा हो गया 9,500 में। तो हमें तो गीता को कितने देने पड़ेंगे, 10,000 रुपये। सिंपल सी बात है, जितने में कॉन्ट्रैक्ट डन हुआ है वही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में थर्ड वाली जो एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी, हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। तो इस केस में भी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल, ठीक है। गीता को भी पैसे नहीं दिए, बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट, जब वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा तब उसको पे कर देंगे। 10,000 का खर्चा आया था, वो 9,500 का खर्चा आया था, लेकिन 10,000 में बात हुई है तो 10,000 तो देने ही पड़ेंगे। तो इसके बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ये थर्ड एंट्री होगी अपनी, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके लिए है कि आपको कितना अमाउंट डिसाइड करना है। फाइनल अमाउंट हमेशा आपका क्या रहेगा, मैंने आपको बताया है, फाइनल अमाउंट हमेशा आपका ये रहेगा जितने पे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फाइनल अमाउंट, डोंट कंफ्यूज, ठीक है बेटा। कंफ्यूज नहीं होना इसके बारे में कि कौन सा अमाउंट आएगा, आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हो वही अमाउंट आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नई एंट्री पे आ जाते हैं। कहते जानकी ए पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर ए कमीशन ऑफ 5,000। अब एक जानकी है, देखो उसको क्या बोला गया कि डिसोल्यूशन वर्क का जो काम है आपको करना है और आपको 5,000 कमीशन मिल जाएगा। वेरी गुड। कह रहे जानकी अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जानकी अग्री भी हो गई, कह रही मैं पे कर दूंगी।
कह रही एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 5500 वर पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। अब देखो मैंने जानकी को बोला आपको पे करना है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने, ठीक है। अब जब पे करने की बारी आई तो जानकी ने पे नहीं किया, ठीक है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट जितने का था, ठीक है, अगर वो खुद पे करती तो फार्म उसको सिर्फ 5000 ही पे करती, ठीक है। लेकिन अब उसने अब क्या किया, जो एक्सपेंस पे करना चाहिए था, ठीक है, वो पे करना चाहिए था उसको 5000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना हो गया, 5500 हो गया। तो इस केस में आप सोचेंगे कि फाइनल अमाउंट 5000 आएगा, आना चाहिए। अगर जानकी इसको पूरा करती है तो जानकी को 500 का नुकसान होता डेफिनेटली। अब इस केस में भी 500 का नुकसान होगा, बेशक से उसने फार्म से पैसे लिए पे करने के लिए, नहीं लिए, क्योंकि जानकी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया काम पूरा करने का, लेकिन उसने पे ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि खुद से काम तो उसने किया नहीं होगा, किसी और से कराया होगा, ठीक है। तो जिसको पेमेंट करनी थी थर्ड पार्टी को, उसको जानकी ने पेमेंट नहीं की, और जानकी के यहाँ पे किसको पे करना पड़ेगा, मोहन को। तो मोहन को पैसे मिलेंगे जब वो फार्म क्लोज होगी, ठीक है, जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, और जानकी से 500 रुपीज़ रिकवर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके वजह से क्या हुआ, हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसको समझते इस वाली एंट्री को भी। तो इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जानकी से जो रिकवर करना है, ठीक है, जानकी से जो रिकवर करना है 5500 रिकवर करना था, उसको हम 5000 देते, लेकिन जानकी ने पे ही नहीं किया, ठीक है। ये तो इससे क्या करना था, इसको पे करना था अदर पार्टीज को, और हम फर्म इसको कितना पे करती, फर्म पे टू जानकी 5000 पे करती, लेकिन क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट 5500 में लिया था, खर्चा ज़्यादा आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी, जानकी की है। हम उसको सिर्फ कितने देने के लिए जिम्मेदार थे, 5000, लेकिन अब उसने एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, फिर पेमेंट भी खुद नहीं की, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे को कितना नुकसान हो गया, फर्म को 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो फर्म अपने पॉकेट से तो पे करेगी नहीं, जानकी पे करेगी, ठीक है। और जानकी को जो इसकी पेमेंट करनी थी उसने किसने की है, मोहन ने की है। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री बनती है क्या बनेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गया आपका, ठीक है। कितने से, जितने में मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बात की थी, सिर्फ उतना ही पे करूँगा, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो कौन पे करेगा, जानकी पे करेगी। अभी पे नहीं करी, कोई बात नहीं, कब तक बचेगी, इसके अकाउंट से जब फाइनल पेमेंट करेंगे तब काट लेंगे। इसने पे नहीं किया ना अभी, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है। 2 किसने पे किया, मोहन ने पे किया, तो भाई मोहन को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मोहन्स कैपिटल, क्योंकि मोहन ने किसके बिहाफ पे कर दिया, जानकी के बिहाफ पे। तो देखिए हमारा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे बियॉन्ड हमारा अमाउंट नहीं आया, फर्म का जो खर्चा सिर्फ कितना है, 5500 ही माना गया, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ए पार्टनर कविता अग्रीड टू लुक आफ्टर डिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर ए कमीशन ऑफ ₹9000. शी ऑल्सो अग्रीड टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस. Kavita took over furniture for 9000 for her commission. Furniture had already been transferred to relation account. ठीक, अब हमने क्या बोला कविता को कि हम आपको डिजोल्यूशन का खर्चा दे देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। आप हमारा डिजोल्यूशन का खर्चा देख लो, शी इज पार्टनर, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता, इस वाले केस को देखते हैं, इंटरेस्टेड केस है। अब जब हमने रिलेशन का अकाउंट बनाया था, जैसे हमने रिलेशन अकाउंट बनाया था, आपने सीखा था रिलेशन अकाउंट ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 फर्नीचर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है रिलेशन अकाउंट में, ठीक है, ठीक है बेटा। रिलेशन अकाउंट में ऑलरेडी फर्नीचर ट्रांसफर हो चुका है 9000 रुपये की वैल्यू का, जो भी रहा हो उसका 9000 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अगर पार्टनर लेता है इसको, ठीक है, अगर जब ये सेल होता तो इधर आता, ये टू बैंक करके आ जाता, इधर सॉरी बाय बैंक करके आ जाता, ठीक है। तो बाय बैंक करके इधर आ जाएगा, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 9000 रुपये आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो पार्टनर है उसने डिजोल्यूशन का खर्चा ले लिया, तो डिजोल्यूशन का खर्चा हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है।
यहाँ पे डालते हैं हम रिलेशन अकाउंट, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखते बाय बैंक लिखते हैं ना, सॉरी मैं आजकल ये दोनों चीज़ें मैंने आपको गलत लिख दी मैंने गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैंक आता रिलेशन अकाउंट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिलेशन का खर्चा है वो पे करना चाहिए था, और फर्नीचर भी इधर की तरफ है और रिलेशन भी इधर की तरफ है, तो एक दूसरे से एंट्री क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एक तरफ माइनस का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट सेल नहीं हुई, बल्कि इसको किसने ले लिया, पार्टनर ने ले लिया। तो पार्टनर का यहाँ पे इस तरह की जर्नल एंट्री का कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, तो नो जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इस केस में जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर क्या है, सेल होता, सेल लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। अब इसको कौन लेगा, पार्टनर लेगा, तो रिलेशन अकाउंट तो यहाँ पे आता है। अगर पेमेंट करते तो बैंक आता, अगर पार्टनर पे करता तो पार्टनर आता, लेकिन पार्टनर ने क्या बोला, जो मेरे को आप खर्चा दोगे, ठीक है, रिलेशन का जो खर्चा हुआ है उसकी वजह में क्या ले लूँगा, फर्नीचर ले लूँगा। तो फर्नीचर यहाँ पे दोबारा कैसे लिखते, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखते, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी इस केस में, ठीक है। समझ में आई बात ये वाली, तो ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई हुई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्टनर का फर्नीचर आता है ये इससे सेट ऑफ हो गया इस वाली एंट्री से, तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, यहाँ पे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ये हट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब पार्टनर ने फर्नीचर ले लिया, ठीक है, तो फर्नीचर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अब उसने किसके बदले लिया, रिलेशन एक्सपेंस के बदले लिया है, तो रिलेशन एक्सपेंस के बदले तो फर्नीचर मतलब कि सेल हो गया, फर्नीचर मतलब कि क्या हो गया, सेल हो गया। और यहाँ पे भी रिलेशन का फिर एक्सपेंस अकाउंट दिखा नहीं सकते, जब रिलेशन का अकाउंट यहाँ पे दिखा नहीं सकते तो इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं, ठीक है। इसी टाइप की दूसरी एंट्री है, वो देखते हैं हम लोग, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी थी। नेक्स्ट है, ये रविंदर एक डेटर है, ठीक है। जब हमने रिलेशन अकाउंट बनाया था तो एक डेटर था, ठीक है, 19,000 रुपये उसके पास थे, लेने थे। अगर हम इसको इससे पैसे वसूल करता तो यहाँ पे आता टू बैंक, 19,000 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका जो रिलेशन का खर्चा है टू रिलाई, यहाँ पे बाय आएगा, यहाँ पे जो टू रिलेशन का खर्चा है या तो आप बैंक के थ्रू पे करते या फिर कोई पार्टनर पे करता, तो कह रहा है कि मैं पे कर दूँगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, मैं पे कर दूंगा, क्योंकि रविंदर से जो मेरे को पैसे लेने थे 19,000 रुपये लेने थे, और डिजोलेशन एक्सपेंसेस से 18,000 रुपये। वो कह रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मैं इसको अपने आप क्या करूँगा, एडजस्ट कर दूंगा। रिलेशन एक्सपेंसेस कितने थे, 18,000 रुपये, ठीक है। तो 18,000 के रिलेशन एक्सपेंसेस थे, इसको क्या कह रहा है कि डेटर पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है, डेटर। तो देखो डेटर अगर पे कर रहा है तो मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, डेटर से सेल नहीं हो कुछ भी। डेटर अगर जो पैसे दे रहा है उसी पैसे से हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट ऑफ कर दे रहे हैं। ये जो डेटर यहाँ पे करता 18,000 जो उसको पे करने थे हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, ठीक है, 19 के 18 दे रहा है और 18 हमारा रिलेशन का खर्चा है। तो यहाँ पे अगर मान लो 18 आता, ठीक है, और यहाँ पे 18 आता तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगी, नो एंट्री, क्योंकि उसने क्या बोला, 19,000 रुपये देने थे उसको, उसने बोला कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 18,000 करूँगा और आपका जो रिलेशन का एक्सपेंस है वो मैं पे कर दूँगा। अब डेटर्स हमारे सेल नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि डेटर्स जो क्या कर रहा है, सेल रिलेशन एक्सपेंस को पे कर दे रहा है, तो इस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री थी, इसका हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।